हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। जो बोर्ड की एग्जाम चल रही है, अब तुरंत बिना टाइम गवाए हुए मैं बुकेट की सीरीज चालू कर दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं कि सर फिजिक्स का पेपर तो लहरा दिया हमको, क्या पढ़ के गया था और क्या आया। बच्चों, ऐसा ही जीवन में भी होता है, पढ़ कर सीखते क्या है और लाइफ में चैलेंजेस कुछ अलग ही आ जाते हैं। तो घबराना नहीं है। जितने लोग ने भी बोर्ड के पीवाई की सीरीज फॉलो की होगी, अच्छे से कंसेप्चुअल उनके 25 मार्क्स आए गए होंगे, और जिन्होंने एनसीईआरटी के ऊपर सॉल्व किया होगा और उनके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो उनके अच्छे मार्क्स लाजमी है एमसीक्यू में आना। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने बुस्केट की सीरीज का आरंभ कर दिया है। आज वीडियो नंबर 1 है। अब हम क्या करेंगे? पहले की तरह करेंगे। क्या करेंगे सर? पहले की तरह पहले पढ़ेंगे थियरी, फिर निपटाएंगे न्यूमेरिकल। तो बिना किसी देरी के हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आज का टॉपिक है क्या भाई? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की थियरी क्या कहती है ये देखो। एयर और कूलम्ब्स लॉ सिंपल सा आपको पता है, दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है पॉइंट चार्ज के बीच में, वो किसने बताया? कूलम्ब्स ने बताया। ये देखो लिखा हुआ है, सारी बातें आपको पता है, बस आपको हल्का सा रिकैप देता हूं मैं। एयर और वैक्यूम के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए भाई? एयर और वैक्यूम के लिए। क्या बातें हैं? दो चार्ज है, Q1 है और एक Q2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ये होगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे K में कंफ्यूज होते हैं। तो K क्या होता है? K का नाम है कूलम कांस्टेंट। क्या नाम भाई साहब? कूलम कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए तो इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर। कभी कभी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ लेता है, इसीलिए मैंने यूनिट लिख दिया है, और मैं ऐसा जानता हूं कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब जो K होता है, K को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आप वाकिफ होगे। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। तो परमिटिविटी की वैल्यू काम की नहीं, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला कभी कभी पूछ लेता है, जो कि मैंने बोर्ड वाली सीरीज में कराया था। कितना होता है? कूलम अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट है, यूनिट पता तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। ये बेसिक आना चाहिए। क्लियर? फोर्स कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो उसकी दो बातें हम ध्यान रखेंगे, मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। दोनों को कंबाइन करके नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन बनता है, जो बार बार बुस्केट में कम पूछा जाता है, जेईई में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप इस फोर्स की डायरेक्शन निकालने में गड़बड़ाते हो, लहर जाते हो, तो उसके लिए एक वीडियो की लिंक मैं डाल दूंगा। मेरी ही वीडियो है, बहुत पुरानी वीडियो, तो उसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर वो सीख जाओगे तो डायरेक्शन निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको आई हो रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या किया? ये सेटअप को उठाया, यहाँ पे लाके रख दिया। यहाँ पे एयर और वैक्यूम नहीं है, यहाँ पे कोई मीडियम और आ चुका है। अब एयर वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम क्या होगा? वाटर होगा, केरोसिन, पेट्रोल, कोई सी भी टाइप का अदर टाइप का लिक्विड हो, उस टाइप का अगर मीडियम यहाँ पे है, तब उस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? अगर मीडियम चेंज होगा, एयर वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम होगा ना, तो फोर्स हो जाता है डिक्रीज। कैसे डिक्रीज होता है सर? थोड़ा बताइए ना। तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे क्या आ गया? मीडियम। मीडियम के आते ही फोर्स चेंज हो जाएगा। चेंज होगा तो सर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। मीडियम चेंज करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज डिक्रीज करता है, याद कर लो बेटा। अगर डिक्रीज करता है तो सर कैसे? बताइए ना। यहाँ पे कोई और दूसरा मीडियम आ गया जिसको मैं डॉट डॉट लाइन से बना दे रहा हूँ भाई साहब। और मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे भाई? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कांस्टेंट ये आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं के। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला के अलग है, ये वाला के अलग है। जब ये के बोलेगा क्वेश्चन में तो उसको बोलना पड़ेगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कभी कभी इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं भाई? रिलेटिव परमिटिविटी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले, अच्छी बात है, मजा आ गया, 99% यही मिलेगा। या फिर कभी कभी आपको मिलेगा रिलेटिव परमिटिविटी। तो दोनों का मीनिंग सेम है, हमारे लिए सेम काम करेंगे। क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं नए वाले फोर्स की। कौन से फोर्स की? नए वाले की। सर नया वाला फोर्स कब आएगा? जब हम मीडियम चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे? मीडियम। मीडियम चेंज करेंगे तो नया वाला फोर्स क्या आएगा? बताइए सर। तो मीडियम चेंज करेंगे तो पुराना वाला फोर्स एयर में, एयर बोल लो या फिर वैक्यूम बोल लो, दोनों का मीनिंग सेम होता है।
और डिवाइड में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये आपको याद रखना है, बहुत सारा क्वेश्चन इसके ऊपर से आता है। के क्या है, फिर से बोलो मेरे साथ में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एफ एयर क्या है, ए के बीच में लगने वाला फोर्स। अब इसमें काम की बात क्या है कि जो चार्ज का सेटअप है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, दो चार्ज है, पहले भी थे और यहाँ पे भी है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को भी चेंज नहीं किया गया, सिर्फ क्या चेंज किया गया है, मीडियम, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। आर को चेंज नहीं किया गया, Q1 Q2 को चेंज नहीं किया गया, सब वैसे का वैसा ही है। दो चार्ज आपके हवा में है, उनको उठा के पानी में डाल दो, क्या करो, पानी में डाल दो, दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स रखो, क्या हुआ, मीडियम चेंज हो गया, तो जो नया फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, डिक्रीज हो जाएगा, कैसे, ऐसे, क्लियर। अब यहाँ पे एक आता है स्फीयर वाले क्वेश्चन, दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं नॉर्मली स्फीयर बोलता है, दो ऑब्जेक्ट है, उनके ऊपर कुछ चार्ज होगा, कांटेक्ट में लाए, अलग कर दी, तो नया फोर्स बताओ कितना लगेगा, क्या किया, कांटेक्ट में किया, फिर अलग कर दिया, अब बताओ कितना फोर्स लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसकी थ्योरी हल्की से मैंने यहाँ बता रखी है। क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहले इंपॉर्टेंट बात भाई, आइडेंटिकल स्फीयर होना चाहिए या फिर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होने चाहिए, कैसे होने चाहिए भाई साहब, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का मतलब जितनी रेडियस एक की है उतनी रेडियस दूसरे की होनी चाहिए, मतलब दोनों का शेप और साइज सेम होना चाहिए। अगर दो मार्कर, इसका मतलब ये मार्कर कैसे आइडेंटिकल है, क्यों, क्योंकि दोनों का शेप साइज सेम है। अगर दो ऑब्जेक्ट का शेप और साइज सेम है तो मैं दिल खोल के लहरा के बोल सकता हूँ भैया ये आइडेंटिकल है, क्लियर, बुझ रहे। ये कॉन्सेप्ट कब एप्लीकेबल होगा, जब दो ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल होंगे, क्लियर। चलो, तो अब क्या बोला गया, एक स्फीयर है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज Q1 है, दूसरा स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज Q2 है। स्फीयर बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट, सर आप बार बार स्फीयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार स्फीयर आता है, इसलिए मैंने स्फीयर बोल दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, दोनों को कांटेक्ट में लाए, कांटेक्ट में लाके अलग कर दिए, तब दोनों के ऊपर चार्ज पता चल गया, तो फोर्स निकालना बाएं हाथ का काम है। ये देखो फोर्स का फॉर्मूला पता है अपने को, तो हमको क्या करना होता है, जब कांटेक्ट में लाके अलग करते हैं तब उनके बाद नया चार्ज कितना आता है ये निकालना आ जाए, तो हम इजीली अपने आप क्या निकाल सकते हैं, फोर्स, क्लियर। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फंडा, टोटल चार्ज का हाफ। टोटल चार्ज कैसे लिखोगे, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2, जितना इस पे आएगा उतना इस पे आएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको चार्ज को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना आता होगा, क्यों सर, सिंपल लॉजिक है भैया। चार्ज को कैसे ऐड करते हैं, जैसे नंबर को ऐड करते हैं, प्लस माइनस जैसा नंबर के साथ चलता है वैसा ही चार्ज के साथ चलता है, क्लियर। तो नए ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना आएगा बताओ भाई, टोटल का हाफ। तो न्यू चार्ज ऑन ईच बॉडी, हर एक बॉडी पे क्या आएगा, सेम आएगा, कितना आएगा, टोटल का हाफ, टोटल डिवाइड बाय 2, टोटल का हाफ। अब कभी कभी बोलेगा ये अनचार्ज है, जीरो है, तो कोई नहीं, जीरो प्लस Q2 डिवाइड बाय 2, जितना बोले उतना रख दो, नहीं बोले तो जीरो रख लो, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अपने न्यूमेरिकल की। स्टूडेंट हम लोग थियरी कंप्लीट कर चुके हैं, अब क्वेश्चन करेंगे, तो ध्यान से समझना, आराम से इजी वे में क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन पूछते हैं सर, हम आगे क्या बोला गया है, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस, रुका हुआ चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है भैया, रुका हुआ, रेस्ट पर, स्टेशनरी रहा हुआ चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली प्रोड्यूस करता है, ये बात याद रखना। अगर जो चार्ज एक्सेलरेट हो रहा होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, तो आप लिख लो एक्सेलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लिख लो भाई, और रुका हुआ चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। तो हमारे पास आंसर देख लो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ, क्लियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। चलो दूसरा क्वेश्चन, अब जो गुजरात बोर्ड की सीरीज, गुजरात बोर्ड की पीवाई की सीरीज अटेम्प्ट करके आ रहे हैं उनको देखते ही सर हम आगे, ये तो सर गुजरात बोर्ड वाला गुस्केट में पूछ लिया, हाँ भाई पूछ लिया, क्या करेगा, क्या दिया, व्हेन 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी है उसके अंदर से 10⁻90 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो इस पे क्या आएगा, प्लस, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो माइनस। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता चुका हूं, अगर आप मेरी बोर्ड गुजरात बोर्ड की पीवाई की सीरीज अभी तक नहीं देखे तो जाके देख के आओ, प्लेलिस्ट है जिसमें 2023 के लिए PYQ मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, वहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, बहुत सारे लॉजिक क्लियर होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके इंटरचेंज होते रहते हैं। बोर्ड वाले क्वेश्चन घुसकेट में आ जाते हैं, घुसकेट वाले क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं।
तो वो सीरीज देखना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो उसी वाला क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है। तो n दे दिया है, n हमारे पास कितना है भाई 10⁻19। क्लियर। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है तो प्लस, फॉर्मूला आपको मैंने बताया था प्लस माइनस एन ही लगता है, तो हमारा प्लस फिक्स हो गया। एन कितना है भाई 10⁻19। ई की वैल्यू मैंने याद कराई थी भाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻90 कूलम। ठीक है, जो ई की वैल्यू होगी मैं हमेशा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻90 ही लिखूंगा। प्लस माइनस इस बात से डिसाइड करूंगा कि इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है। अगर बाहर जा रहा है तो प्लस आएगा, अंदर आ रहा है तो माइनस। ये सारी चीजें मैंने बता के रखी है आप लोगों को। ठीक है, तो चलो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻90। अब आपको पता होगा -90 + 90 क्या हो जाएगा 0। 0 की 10 की पावर 0 कितना होता है 1, तो निपट जाएगा। तो क्यू कितना बचेगा 1.6 कूलम पॉजिटिव का। तो आंसर चेक कर लो, आंसर क्या आएगा हमारे पास बी राइट है यहाँ। ठीक है, अगर आपको मजा आ रहा है तो थोड़ा मजा मुझे भी आना चाहिए, इसके लिए आपको क्या कर देना, सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना तो भूलना ही नहीं। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो आ गया 2008 का है। क्या पूछा गया, अ सर्कल रेडियस ए है चार्ज डेंसिटी गिवन दिस। मतलब जो सर्कल है उसके ऊपर को जो चार्ज डेंसिटी वो वेरी कर रहा है थीटा के अकॉर्डिंग, ऐसा बोला गया। ऑन इट सर्कमफ्रेंस व्हाट विल बी द टोटल चार्ज ऑन द सर्कल। सर्कल पे टोटल चार्ज बताना। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन ले लो ये ऐसे, ठीक है, ये छोटी सी लेंथ है, ये वाली जो सर्कमफ्रेंस है इसका लेंथ दे दिया dl, ठीक है, इसका रेडियस a बोला गया। तो और ये जो एंगल है छोटा सा एंगल इसको बोल दिया गया d थीटा। तो dl हमेशा होता है भाई सर्कमफ्रेंस का लेंथ क्या होता है रेडियस इंटू थीटा। थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है भाई d थीटा। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, थीटा इक्वल टू क्या होता है आर का अपॉन रेडियस, ठीक है, उसी से आया। ये आपको पता होना चाहिए। छोटा सा लेंथ क्या है हमारा dl। आ रही बात समझ में। तो चलो अब आपको क्या निकालना है चार्ज। तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है टोटल चार्ज अपॉन में टोटल एरिया। सॉरी एरिया नहीं होता है, लेंथ होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है एल। पर सर यहाँ पे तो एल जैसा कुछ नहीं, छोटी चीज़ें तो सब छोटा आ जाएगा, कैसे निकालेंगे, ऐसे देखो ध्यान देना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी क्यू बाई डी एल, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। यूज के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आएगा डी एल। क्लियर। तो अगर मुझे डी क्यू निकालना है तो ध्यान से देखना, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को मैं साथ में सॉल्व करूंगा। तो डी क्यू क्या आ जाएगा आपके पास लेमडा इंटू डी एल। क्लियर, आ रही बात समझ। अब दोनों साइड क्या कर दो इंटीग्रेशन। पूरा सर्कल कवर करना है तो कितना एंगल आएगा 360, 0 से लेके 360, मतलब 0 से लेके कहाँ तक जाएगा 2 पाई। और यहाँ पे डी क्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा सा आ जाएगा कितना कैपिटल क्यू। तो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, ध्यान देना। तो इधर क्या आ जाएगा कैपिटल क्यू। लेमडा की वैल्यू देके रखी तो पुट कर दो लेमडा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा डी एल। डी एल की वैल्यू क्या है ए इंटू थीटा, ए इंटू डी थीटा। लिमिट यहाँ से 0 से 2 पाई। अब डी के पीछे क्या है देखो थीटा, मतलब थीटा वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है उसको बाहर खींचो, बाहर खींचो भाई, ए बाहर आ जाएगा, लेमडा नोट बाहर आ जाएगा, ए लेमडा नोट बाहर, ए बाहर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका करना होगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से 2 पाई। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई साहब ये जो इतनी टर्म होती है ये लिमिट लगी रहे, तो कोस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा पाई होता है। कब, जब लिमिट 0 से 2 पाई हो। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा लेमडा नॉट ए, और इस पूरे की जगह पे ये जो पूरा इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है सिस्टम है, ये पूरा ये जो पूरी चीज़ है इसका इंटीग्रेशन करने पे डायरेक्ट क्या आएगा पाई, ठीक है। मैथ वाले होंगे उनको आ ही रहा होगा, बाई वालों को याद रखना है। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पाई। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया। क्लियर, आ रही बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे ए राइट है। ध्यान से देखो ए है, हाँ है, पाई है, हाँ, लेमडा नोट है, ठीक है। मजा आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। चलो भैया फोर्स वाले क्वेश्चन करते हैं, धकाधक, डरने की बात नहीं है। चलो क्या बोला गया, बहुत आसान। अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू
इलेक्ट्रिक चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस डी, मतलब दो चार्ज है भाई साहब, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, मतलब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर क्या व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अब उनको क्या किया गया, ऐसे मीडियम में प्लेस किया गया कि उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो अभी भी हमने जस्ट थ्योरी पढ़ी कि अगर मीडियम चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नया वाला फोर्स आ जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, एयर वाला फोर्स डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो वही पूछा गया इंसर्टेड ऑफ एयर मीडियम ही, तो जो नया वाला फोर्स है वो क्या होगा, तो जो नया वाला फोर्स है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब, k की पावर -1 टाइम्स। क्लियर, आ रही है बात समझ में? चलो 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 आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया है, फिर बोला गया था डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के, अभी बताया था मैंने बोला भी था भाई के का यूनिट याद रखना, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकाल लेना पड़ेगा। तो ये काम आपको मैं सौंपता हूँ, वापिस से मैं यूनिट बता देता हूँ। यूनिट क्या था बताओ, अगर यूनिट भूल जाओ तो हमेशा फॉर्मूला याद रखना, F बराबर के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। तो F को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, के को सब्जेक्ट बनाओगे तो आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, फोर्स की यहाँ पे क्या आएगा न्यूटन, आर की यहाँ पे क्या आएगा मीटर स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम, तो डिवाइड में आ जाएगा कूलम पर स्क्वायर। तो ये आपको यूनिट बता दिया और आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कि आपको सारा सबका डायमेंशनल फॉर्मूला आप पुट करके आपको आंसर निकालना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चल ये देखो थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है पर घबराने की बात नहीं, परसेंटेज निकालना आना चाहिए, बस हो जाएगा। क्या बोला गया देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फोर्सेज बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस दिस, 2 पॉइंट चार्ज दिया गया, उनके बीच का फोर्स कितना है 200 न्यूटन। अब ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे डील करना, थोड़ा ध्यान से समझना। अब चार्ज के बारे में कोई बात नहीं की गई, अच्छी बात, और दोनों के बीच के डिस्टेंस के बारे में भी कोई लॉजिक नहीं बताया गया है, तो हम अपने आप से एज्यूम कर लेंगे। कैसे एज्यूम करेंगे सर, देखना ऐसा कुछ बोलेंगे भाई, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग बोल देते हैं भैया R, इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बीच का, इनके बीच जो फोर्स लगेगा F वो क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्पेस की कमी इसलिए प्रॉपर लिखना चाहूँगा, तो कलर वही रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन खींच दी मैंने, एक चार्ज आपके पास Q1 है, दूसरा चार्ज आपके पास Q2 है, कोई डिस्टेंस नहीं दिया गया तो हम R मान लेंगे। आ रही बात समझ में? तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो लिख देता हूँ शांति से, F बराबर के Q1 Q2 डिवाइड में R का स्क्वायर। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो फोर्स F है इसकी वैल्यू कितनी दी गई 200 न्यूटन, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये F क्या है भाई 200, तो आपको विजिबल होना चाहिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं 200 बराबर के Q1 Q2 डिवाइड में R का स्क्वायर। आ रही मेरी बात समझ में? ये आपका आ गया पूरा फोर्स, ये क्वेश्चन में इतना दिया है। क्लियर, आगे बढ़ते क्या, इफ वी इंक्रीजेड 10% चार्ज ऑन वन ऑफ द चार्जेस, मतलब दोनों में से एक चार्ज का 10% चार्ज इंक्रीज कर दिया जाता है, डिक्रीजेड 10% चार्ज एंड ऑन द अदर, कहने का मतलब क्या, एक चार्ज का 10% बढ़ा दो, दूसरे का 10% इंक्रीज कर दो, एक का इंक्रीज करो दूसरे का डिक्रीज करो, कितना 10%, तो उनके बीच का नया फोर्स क्या होना चाहिए, तो देन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन फॉर देम सेम डिस्टेंस सेम रखा, बस चार्ज का मैग्नीट्यूड में चेंज कर दिया, पहले वाले का 10% दूसरे वाले का 10%, पहले वाले का 10% बढ़ा दो दूसरे वाले का 10% कम कर दो, ठीक है। चलो तो कोई नहीं, अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ जो नया चार्ज आएगा उसका नाम दे दिया मैंने Q1 डैश। कैसे निकलेगा सर, Q1 रख दिया प्लस Q1 का कितना 10%, तो Q1 कितना बोला 10%, तो 10 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, 10% इंक्रीज किया इसीलिए यहाँ पे क्या डाला है प्लस, अगर डिक्रीज करना होगा तो आएगा माइनस, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैं बोलूँ भाई मेरा 10% बढ़ा दो, तो मैं अपना खुद का 10% कैसे निकालूंगा, मेरे अंदर मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा 100 से डिवाइड, तो मेरा क्या गया 10%, और उसको फिर से अपने अंदर ही जोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 10% से बढ़ जाएगी। क्लियर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको 0 0 कर जाएगा, प्रॉपर आप सॉल्व करोगे तो Q1 डैश आ जाएगा आपका 1.1 Q1। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब सिमिलरली 10% क्या करना है डिक्रीज, तो दूसरे वाले चार्ज का नाम दे देता हूँ Q2 है, तो यहाँ पे डैश दे देता हूँ, Q2 लिखना है, उसके अंदर क्या करना है डिक्रीज, इसीलिए क्या लगा दूंगा माइनस, कितना अपना खुद का 10% निकालना पड़ेगा, तो ऐसे निकाल लेंगे। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास Q डैश आ जाएगा 0.9 Q2। आ रही बात समझ में? तो Q1 Q2 आ चुका है। अब नया फोर्स निकालना है, तो कोई नहीं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ,
ठीक है। यहाँ पे आपका Q1 डैश है और यहाँ पे आपके पास है Q2 डैश। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या बोला है, सेम, तो इसीलिए R रख दिया। तो जो नया फोर्स निकलेगा F डैश, उसका फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 डैश Q2 डैश डिवाइड में R का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया मैंने, क्या मिस्टेक किया, ये डैश है, स्क्वायर नहीं। क्लियर। तो यहाँ बना दो डैश और Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। Q1 की वैल्यू क्या है देख लो, के ऐसे ही चल रहा है 1.1 Q1 और Q2 की वैल्यू है 0. Q डैश की वैल्यू, Q2 डैश की वैल्यू 0.2 Q2 डिवाइड में R का स्क्वायर। अब हम स्मार्टली खेलेंगे। स्मार्टली क्या करेंगे, कैलसी निकालेंगे 1.1 और 0.9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि वो नंबर है तो नंबर को एक तरफ रख लेंगे। तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.99। कैलसी में आप ट्राई करना 1.1 और मल्टीप्लाई 0.9 का, तो इतना आ जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें पीछे लिख देता हूँ कि Q1 Q2 डिवाइड में R का स्क्वायर। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसकी वैल्यू हमको पता है। कैसे सर, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, ये देखो कितना दिया है 200। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं क्या 200, तो यहाँ मैं ऐसा लिख दूंगा, देखना ध्यान देना, इक्वल का साइन 0.99 मल्टीप्लाई 200, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 198 न्यूटन। तो ये हमारा आ गया आंसर। आ रही है बात समझ में। चलो, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी राइट। आ रही भाई, थॉट ऑफ प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए, मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपका गुस्टेट का एग्जाम में जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी घुमा के आ सकता है। यहाँ से एक लॉजिक क्लियर होना चाहिए, कैसे मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ, कैसे रीड कर रहा हूँ, काम का डेटा बाहर कैसे निकाल रहा हूँ, ठीक है, मुझे कैसे पता चल जा रहा है कि ऐसे ही होगा। तो एक इस वैरायटी का क्वेश्चन अब आ जाए तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए परसेंटेज वाला। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते ही शर्म आ गई, बताया था मैंने आइडेंटिकल स्फीयर के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन। व्हेन टू स्फीयर, अब टू स्फीयर बोल दिया हैविंग दिस एंड दिस चार्जेस आर प्लेस अ सर्टेन डिस्टेंस। सर यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं बोला, आइडेंटिकल नहीं बोला तो आइडेंटिकल मान लेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि रेडियस के बारे में कुछ भी अगर देखो आइडेंटिकल नहीं होगा तो साफ साफ बात है, वो बोलेगा ना कि एक का रेडियस ज़्यादा है एक का रेडियस कम है, तब दिमाग लाना है। कुछ नहीं बोला है ना, रेडियस कम ज़्यादा बोला है ना, शेप साइज के बारे में कुछ भी बोला है, तो हम मान लेंगे भैया दोनों सेम स्फीयर हैं, अलग अलग नहीं। अलग अलग है तो बोल दे भाई, अलग अलग है तो बोल दे मेरे को, मैं मान लूंगा अलग अलग है, तब पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। पर जब तक अलग अलग ना बोले तब तक एक ही कॉन्सेप्ट से लगाना। मैंने बताया था दो स्फीयर का कॉन्टेक्ट करो, अलग करो, जब अलग करोगे तो इस पे चार्ज कितना आएगा, टोटल का हाफ, इस पे भी कितना आएगा, टोटल का हाफ। क्लियर, श्योर। चलो मेरे जिगर के टुकड़ो ध्यान से समझो, दो स्फीयर में यहाँ पे बना देता हूँ, दो स्फीयर देखना ध्यान से। रुक जाओ, स्पेस भैया तुम्हारा मास्टर है तो स्पेस यहाँ प्रॉपर यूज करना पड़ेगा, तो लहर जाएंगे। ये पहला स्फीयर एंड ये दूसरा स्फीयर, ठीक है। एक पे चार्ज कितना है 4Q और दूसरे पे -2, ऐसा बोला गया, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, अ सर्टेन डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस होगा हमको पता नहीं है, सर्टेन डिस्टेंस बोले या नहीं बोले तो आप एज्यूम कर लेना। तो मैं हमेशा R मानता हूँ, तो इस बार भी क्या मान लूंगा, R। क्लियर, सब राजी खुशी। चलो आगे बढ़ते हैं, आओ। अब क्या बोला गया था, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ईच F। अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है। अब यहाँ पे पूरा खेल मैग्नीट्यूड से, किससे भाई साहब, मैग्नीट्यूड होगा तो चार्ज का ओनली मैग्नीट्यूड पुट करूंगा, साइन पुट करने वाला नहीं हूँ। ये डायरेक्शन, माइनस से क्या डिसाइड होती है, डायरेक्शन। ये सब आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन निकालने का कॉन्सेप्ट चार्ज के नेचर से कैसे निकालते हैं, इस मैंने एक पुरानी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जाना है देख लेना। अगर वो वीडियो आपने देख लिया तो फोर्स से कभी डरोगे नहीं, डरा दोगे। जेई का क्वेश्चन हो, नीट का हो, गुस्से का हो, सबको हिला के रख दोगे, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ठीक है राजा। चलो आओ आगे बढ़ते। तो ये फोर्स F बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं धीरे से F के बारे में लिख दूँ, F के आ जाएगा। अब दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में ओनली पॉजिटिव आता है, निगेटिव नहीं आता है। तो देखो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, क्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू स्क्वायर, नंबर आ गया ना, नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8, तो 8 को आगे लिख देता हूँ, डिवाइड में R का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं, कम स्पेस है, ठीक है, जुगाड़ से करना पड़ता है। चल अब आगे बढ़ते, क्या हो लगे, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, इतना आ गया, इतना तो आ गया था। नाउ दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर एंड अगेन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब भैया क्या किया, दोनों को देखो,
कांटेक्ट मिलाने का तरीका, डायरेक्ट कांटेक्ट मिला दो या कंडक्टिंग वायर से, ये है, ये कंडक्टिंग वायर मिलाओगे तब भी चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा। क्लियर? कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। क्लियर? अब क्या बोला गया? कांटेक्ट मिलाया गया, कंडक्टिंग वायर बोला है, तो कंडक्टिंग वायर ना लेकर के मैं डायरेक्ट कांटेक्ट मिला दे रहा हूँ। दोनों का मीनिंग सेम है भाई साहब। कांटेक्ट मिलाया, कांटेक्ट मिलाने के बाद क्या कर दिया भाई साहब? अलग। जब अलग कर दिया तो आपको पता है, ठीक है, अलग कर दिया तो क्या निकालना है? चार्ज। क्या होता है? टोटल का हाफ। टोटल कैसे निकलेगा? चार्ज को नंबर की तरह सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? रुक जाओ, डायग्राम अच्छे से बनाता हूँ, नहीं तो लहर जाओगे तुम लोग। प्रॉपर मैं बनाता हूँ, ठीक है। इसी स्पेयर को लिया मैंने, क्या लिया भाई? ऐसे एक स्पेयर एंड सेकेंड स्पेयर। क्लियर? अब दोनों को क्या कर दिया? फिर से सेपरेट किया तो एक ऐसे बन गया और एक ऐसे बन गया। अब दोनों के ऊपर चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालना मैंने बताया था टोटल का हाफ, तो 4 प्लस आता है, पर यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस। तो दोनों को चार्ज को ऐड कैसे करते हैं? नंबर की तरह। तो 4Q और -2Q को ऐड कैसे करेंगे? ऐसे ही ऐड करेंगे, डिवाइड में Q। इतना ही चार्ज इसके ऊपर आएगा, 4Q - 2Q डिवाइड बाई 2। सॉल्व करें? हाँ सर, सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 2 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? फाइनली इसके पास आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा Q। और यहाँ पे भी क्या आ जाने वाला है? Q। आ रही है बात समझ में बच्चों? मेरे जिगर के टुकड़ों, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? Q आएगा। हाँ, अब सही है। कितना क्लियर हुआ है? तो दोनों पे चार्ज कितना आ गया भाई? Q आ चुका है, ठीक है। अरे यार, समझ नहीं आ रहा है क्या? थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, रुक जाओ। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? तो यहाँ पे लिखता हूँ 4Q - 2Q डिवाइड बाई 2। टोटल चार्ज डिवाइड बाई हाफ। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? अब बेसिक मैथ तो आती होगी, Q आएगा। जितना चार्ज इसके ऊपर आता है उतना चार्ज इसके ऊपर भी है। इसके ऊपर Q आया है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? Q आएगा। मैंने बताया था दोनों पे सेम अमाउंट का आता है। कितना आता है? टोटल डिवाइड बाई 2। क्लियर? चलो, नए चार्ज पता चल गए। अब क्या बोला है आगे? नाउ दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस हाफ ऑफ द प्रीवियस वन। अब डिस्टेंस में भी फेरफार कर दिया। डिस्टेंस क्या बोला? पहले अगर r है तो अब क्या हो जाएगा? उसका आधा। आधा कितना होगा? r/2। तब क्या बोला? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। अब उनके बीच में लगने वाला नया फोर्स। तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस कितनी यहाँ पे रख देनी भाई साहब? r/2। पहले वाले का आधा, यहाँ नहीं बनाता, यहाँ r/2। क्लियर? तो लिख लेते हैं फोर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला। नया फोर्स क्या होगा? F' के दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, एक का Q है दूसरे का भी Q है, तो Q का मल्टीप्लाई कितना होगा? Q² डिवाइड में r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब आपको पता है 2 का स्क्वायर करूँगा कितना आएगा? 4। और ये सबसे नीचे तो उड़ी मार के कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 4। सर कैसे? 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 4। 4 कहाँ जाएगा? ऊपर के Q² डिवाइड में बच्चा आपके पास r²। अब देखना ध्यान से देखना। अब क्या कर सकते हो? देखो, यहां से आप k²/r² की वैल्यू निकाल सकते हो और यहाँ पे लाके क्या कर सकते हो? पुट। तो यहाँ से वैल्यू निकालोगे कितना आएगा? ध्यान देना, ये 8 कहाँ पे आ जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भाई k²/r² की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा? F/8। समझ में आ रही है ये बात? ये कहाँ से ला दिया सर? ये रहा, देखो, ये वाले स्टेप से मैंने इसको ला दिया। क्लियर? ये r डिवाइड में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़रूरत है। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग। क्या? F' चल रहा है, 4 चल रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है भाई? F/8। तो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? 2। तो F' कितना आ गया भाई? F/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर। आ रही है बात समझ में? मजा आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखना इस काम नहीं चलेगा, कर दो सब्सक्राइब। सोच रहे हो क्या? अरे कर दो भाई, कर दो, इतना नहीं सोचना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे 2 राइट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, बहुत आसान क्वेश्चन। इफ द कोलम्बियन फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 प्रोटॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज f। प्रोटॉन बोला है तो प्रोटॉन का आपको पता है मैं कैसे बनाता हूँ। ये जो प्रोटॉन है उसको मैं सिर्फ +e से बना देता हूँ, ठीक है। चलो अच्छी बात है। 2 प्रोटॉन, तो यहाँ पे लिया मैंने ये 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन। क्लियर? दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r। तो फोर्स कितना लगेगा?
के दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई ई का स्क्वायर डिवाइड में आर का स्क्वायर। चलो इतना समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। फिर क्या बोला गया भाई साहब, व्हाट वुड बी द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस टू आर। अल्फा पार्टिकल बोला गया है, क्या बोला गया भाई? अल्फा। अल्फा पार्टिकल के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है कि अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है दो बातें, इसके ऊपर का चार्ज पता होना चाहिए। तो क्यू अल्फा, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल हमेशा होता है 2 प्रोटॉन के बराबर, किसके बाद? 2। तो प्लस 2e, प्रोटॉन को तो ई से बनाता हूँ मैं, क्लियर। और इसका मास के बारे में नॉलेज देता हूँ, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 मास ऑफ प्रोटॉन। ये आपको याद होना चाहिए भाई साहब, आगे चल के काम आएगा मैग्नेटिज्म में भी, क्लियर। इतना याद होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया भैया, 2 अल्फा पार्टिकल है, उनके बीच का डिस्टेंस 2 आ रहा है, तो फोर्स बताओ। तो अल्फा पार्टिकल का मतलब समझ में आ गया, चार्ज कितना लेना है? चार्ज लेना है 2e और 2e। डिस्टेंस कितना लेना है भाई? 2r, क्लियर। तो नया फोर्स क्या आएगा? F डैश, ठीक है, K आ जाएगा। दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, आगे लिख दिया। E का मल्टीप्लाई होगा तो e स्क्वायर डिवाइड में 2r का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो 4 ऐसे ही, K ऐसे ही, e स्क्वायर ऐसे ही। अब 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 4, और r स्क्वायर ऐसे ही चल रहा है। आ रही बात समझ में? विजिबल है। अब यहाँ से देखो 4 से 4 कैंसिल, तो जो नया वाला फोर्स F डैश हो क्या आ गया? K ई स्क्वायर डिवाइड में आर का स्क्वायर। सर ये क्या हो गया? ये तो पुराने वाला फोर्स, जो पुराना वाला फोर्स था वो भी इतना था, नया वाला फोर्स भी इतना है, तो हम बोल सकते हैं भाई कि ये वैल्यू किसके बराबर है? एफ के बराबर है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? सी। आ रही बात समझ में? मजा आ रहा है तो ठोको सब्सक्राइब। चलो आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन। इसका कॉन्सेप्ट भी बता रखा है मैंने। क्या बोला गया? द फोर्स, ध्यान देना क्या बोला गया भैया, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन वैक्यूम इज दिस। वैक्यूम के अंदर जो 2 चार्ज रखे हैं उनके बीच का जो फोर्स लग रहा है, वैक्यूम को मैं तो एयर ही बोलता हूँ, क्योंकि एयर में जितना फोर्स लगता है उतना ही वैक्यूम में लगता है। कितना है भाई? 16 न्यूटन। बहुत बढ़िया। फिर क्या बोला गया? इफ द सेम 2 चार्जेस आर केप्ट एट द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या भाई साहब? सेम, इन द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8, ठीक है, नया मीडियम, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है भाई साहब? 8। चलो फिर क्या बोला? द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, अब उनके बीच का क्या बताना? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आपको मैंने बताया था भाई साहब कि जो नया फोर्स आएगा वो क्या होगा? एफ एयर डिवाइड बाई के। एफ एयर कितना है? 16, ये कितना है? 8, तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करोगे 2, तो कितना आना चाहिए आंसर? 2 न्यूटन, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास राइट है, डी। मजा आ रहा है? चलो बहुत आसान क्वेश्चन पूछते हैं। इस तरह हम आगे क्या बोला? 3 आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। चलो स्क्वायर बना लेते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर में क्या बोला? वर्टेक्स पे कितने? 3 चार्ज, तो मान लेते हैं एक इधर Q1, Q2 एंड Q3, क्लियर। इतना चार्ज। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से समझते हैं। इफ द फोर्स बिटवीन 1 और 2 के बीच में ये, और 1 और 3 के बीच में इससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो दोनों का रेशियो बोला है। तो यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ जो डिस्टेंस है उसको मैंने बोल दिया r, तो इसके जो डायगोनल की डिस्टेंस होती है आपको याद होना चाहिए। अगर स्क्वायर के साइड की लेंथ r है तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका r हो जाएगा। पाइथागोरस डालोगे तो ये निकल के आएगा √2r। आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है उसका जो डायगोनल होता है उसका लेंथ होता है √2r। r क्या है? साइड का लेंथ, क्लियर। चलो अब फॉर्मूला लगाएंगे, आ जाएगा। पहले क्या निकालना है? 1 और 2 के बीच का, तो लिख लेते हैं आप। चलो F, चलो पहले 1 3 का निकालते हैं। 1 3 K Q1 Q3, देखो 1 और 3 है कहाँ पे? 1 एरा 3 एरा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? √2r, तो लिखो √2r का स्क्वायर, क्लियर। r का स्क्वायर, r का तो r का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली हम लिख सकते हैं K Q1 Q3 डिवाइड में 2r का स्क्वायर। पहला आ गया। चलो दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या बोला गया भाई साहब? F12 कहाँ है? देखो ये रहा, एक और एक ये, तो लिख देंगे K Q1 Q2 डिवाइड में r का स्क्वायर। अब क्या रेशियो लेना है? तो रेशियो ले लो। चलो 1 3 और 1 2 वाला लेना,
चलो देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ध्यान से देखोगे तो कॉमन देखो, कॉमन वाली चीज़ें क्या हो जाएगी, जब रेशियो लेते हैं तो जो सेम होता है वो कैंसिल हो जाता है। ये चीज़ जितना है उतना ही यहाँ पे, तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, फिर भी लिख देता हूँ 1 3 वाला ऊपर लिख दूंगा तो k q1 q2 डिवाइड में 2r का स्क्वायर डिवाइड बाई k q1 q2 डिवाइड में r का स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या? हाँ सर, ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी और जो ये वाला 2 है वो कहाँ जाएगा? नीचे, तो आपके पास आ जाएगा 1/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए राइट है। आ रही बात, मज़ा आ रहा है? मज़ा आए तो ठोको सब्सक्राइब करो और लाइक। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो इसका कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आपको करना पड़ेगा और ट्राई करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कमेंट करके आप। ठीक है, चलो क्या बोला गया था? रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास सेम चार्ज। दो पार्टिकल है सेम मास सेम चार्ज, तो यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, सेम मास सेम चार्ज, तो इसको Q बोल देता हूँ, इसको भी क्या बोल देता हूँ? क्लियर? सेम मास सेम, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इक्वल टू वेट ऑफ देम। चलो सर्टेन डिस्टेंस आपको पता है मैं क्या लेता हूँ, बताओ? सर्टेन डिस्टेंस में क्या ले लेता हूँ? R। अब बोला गया इनके बीच का जो फोर्स लग रहा है F बराबर, जो भी फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है? एक के वेट के बराबर। तो एक का वेट क्या होता है? mg। वेट क्या होता है? mg। तो F कैसे लिखते हैं पता है क्या? K, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई k स्क्वायर डिवाइड में r का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। पूछा क्या गया क्वेश्चन में भाई? द डिस्टेंस बिटवीन देम, d निकाल, r निकालना है, तो r को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये जो पूरी टर्म है उड़ के, ठीक है, एक सेकेंड, चलो आपको r को सब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे? स्मार्टली खेलेंगे। ये पूरी टर्म को कहाँ ले जाएंगे? नीचे, और इसको कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। तो क्या आएगा देखना आपके पास? r का स्क्वायर k q स्क्वायर डिवाइड में mg। हमको तो r निकालना है तो क्या करेंगे? स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे, तो स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर k q स्क्वायर बाई mg, ये रूट के अंदर। अब जो स्क्वायर वाली टर्म है वो एक बाहर आ जाएगी, तो r बराबर लिख सकता हूँ, q क्या आ जाएगा? एक बाहर, q एक बाहर आ जाएगा तो क्या लिख सकता हूँ? q रूट के अंदर k बाई mg। सारी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आपको पुट करना है और आंसर निकालना है और कमेंट करना है। ठीक है, कहाँ सर गिवन है? देखो मास गिवन है, चार्ज गिवन है, बस k वैल्यू याद है आपको, g भी गिवन है, कितना लेना है? 10। क्लियर? आई होप आप इतना कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नई थ्योरी देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में कुछ बातें बता रहा हूं जो आपको माइंड के अंदर रखनी है। पहली बात क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग क्या करते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तब उस पर टॉर्क कितना लगता है, फोर्स कितना लगता है, ये बताना होता है। दो केस होते हैं, एक बार मान लो डायपोल, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और दूसरी बार नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे। तो यूनिफॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ध्यान से समझो। पहला केस क्या है भाई? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो जितना प्लस वाले फोर्स लगता है उतना माइनस वाले पे, और उसकी डायरेक्शन होती है अपोजिट, इसीलिए उसके ऊपर नेट फोर्स आ जाता है 0। देखो लिखा है रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0। कौन सा रिजल्टेंट? ट्रांसलेशन या फिर लीनियर फोर्स जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E। P क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। P का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है बताइए? दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस जो भी हो। यहाँ पे अगर मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं L है, तो L आ जाएगा। क्लियर? आ रही है बात समझ रही है? बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्रॉस हटाते तो क्या आ जाता है? साइन थीटा आ जाता है। तो जो टॉर्क है ना वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। थीटा अगर 0 होगा, साइन 0 होगा तभी टॉर्क 0 होगा, अगर साइन 180 होगा तब भी 0 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, और टॉर्क के फॉर्मूले में क्या आ रहा है? साइन थीटा। तो थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 0 कब कब होती है? 0 पे होती है 180 पे। तो इससे क्या पता चला सर? इससे ये पता चल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक जो आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके ऊपर टॉर्क कब 0 होगा? दो केस में 0 होगा, जब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाए, पैरेलल हो जाए।
तो थीटा कितना हो गया 0 और साइन 0 कितना होता है 0। या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आगे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे हो अपोजिट डायरेक्शन में, तब भी क्या होगा साइन 180 0 हो जाता है। तो टॉर्क भी क्या होगा 0, टॉर्क दो ही केस में 0। क्लियर। यूनिफॉर्म में एक बात फिक्स है ये वाली चीज, और ये दूसरी वाली चीज क्या होगा भाई, ये 0 नहीं होगा, टॉर्क 0 नहीं होगा। क्या 100% नहीं होगा, हो भी सकता है। कब, अगर ऐसे घूमते 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 ऐसे हो जाए पैरेलल टू इलेक्ट्रिक, ऐसे लग रहा है तो ऐसे घूमते 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 अगर ऐसे हो गई तब यहाँ पे 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। क्लियर, 0 है नॉट 0, ठीक है, मे भी 0 हो सकता है। यहाँ पे भी देखो इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए तो एक बात की श्योरिटी है, ये 100% ट्रू है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये 100% ट्रू है। इसका कुछ कह नहीं सकते, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, थीटा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अब यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जितना फोर्स इधर लग रहा है जरूरी नहीं उतना फोर्स इस पे लगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, कहीं फोर्स ज्यादा होगा कहीं फोर्स कम होगा। और ये भी तो भी क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0, और मे भी 0 हो सकता है। क्यों, क्योंकि थीटा का पता नहीं भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन आ गया तो कम ज्यादा से इसको कोई लेना देना नहीं। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करता है। तो दो केस देखेंगे, एक तो ये मान लो इलेक्ट्रिक डायपोल, इसका एक्सिस मतलब ये वाली लाइन, इस वाली लाइन पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक होता है इक्वेटर मतलब परपेंडिकुलर, ऐसे मतलब एक्स एक्सिस पे कितना और वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है, इक्वेटर। तो देखो सिंपल सा हमने डायग्राम बना दिया पहले से। पहला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डायपोल। एक्सिस मतलब अगर डायपोल ऐसे रखा है तो इसका एक्सिस ये होगा, आगे उसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो जिस लाइन पे वो रखा हुआ है। इस एक्सिस पे रखा हुआ तो इसका एक्सिस ये हो जाएगा, ऐसे रखा हो तो इसका एक्सिस ये हो जाएगा। अगर इक्वेटर बोलेगा तो इसका परपेंडिकुलर, तो अगर ऐसे रखा हुआ है तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, अगर ऐसे रखा है तो इसका परपेंडिकुलर। क्लियर। तो पहला एक्सिस पर, एक्सिस के लिए मैंने क्या बोल दिया, एक्सियल पॉइंट एक्स, 2 kp/r³। r क्या होगा ध्यान देना, r डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस होगा। मान लो ये पॉइंट P, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पॉइंट P देखो इसी के एक्सिस पे आया हुआ है। सेंटर से डिस्टेंस कहां से लेना है, सेंटर से। तो देखो सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, r। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहां होता है, P का जो डायरेक्शन होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P होता है इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये इसका क्या होता है भाई साहब, डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का, लिख लेना कहीं पे। क्लियर। तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात की जाए माइनस से प्लस, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट डायरेक्शन इसी साइड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि उसके एक्सिस पर, एक्सिस में उसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बीच का एंगल कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। क्लियर, याद रखना फॉर्मूला यार पता चले कहां से लेना, सेंटर से। क्लियर। नेक्स्ट क्या, इक्वेटर वाला पॉइंट। मैंने बताया इक्वेटर क्या होता है, परपेंडिकुलर ऐसे। अब देखो इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करोगे तो अपोजिट होते हैं। ये रहा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फिक्स होती है माइनस से प्लस, तो ऐसे जाएगा। देखो बना दिया माइनस से प्लस, पर यहाँ पे जब हम पूरा डेरिवेशन करते हैं, सोल्व करते हैं, तो उसके अपोजिट आता है इस डायरेक्शन। तो इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे होती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। एक्सियल पे कैसा होता है, सेम डायरेक्शन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, kp/r³। r कहां से डिस्टेंस है, सेंटर से। r हमेशा डिस्टेंस क्या होगी, सेंटर। ये कब एप्लीकेबल है, जब r ग्रेटर देन a हो। a क्या है, सेंटर और चार्ज के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे a, यहाँ पे a, तो टोटल कितना हो गया 2a। सेम यहाँ पे a, यहाँ पे तो टोटल कितना हो जाएगा 2a। तो यहाँ पे भी ये फॉर्मूला कब लग गया, जब ये जो r आपने लिखा है ये बहुत ज्यादा बड़ा हो, किससे, a। क्लियर। और इन दोनों का कभी कभी रिलेशन पूछ लेता है, तो रिलेशन आपको ये पता होना चाहिए। जो एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 2 टाइम्स होती है इक्वेटोरियल की। किसकी होती है भाई, इक्वेटोरियल की।
तो एक्सियल वाला और इक्वेटोरियल के बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। कितना होता है एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2 इंटू इक्वेटर, इक्वेटर मतलब वाई वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? न्यूमेरिक थियरी पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे बिना किसी देरी के क्वेश्चन की तरफ। चलो थियरी अब पढ़ चुके डायपोल वाली, अब करने वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो तबाही मचाते हैं क्वेश्चन को बिना किसी देरी के। तो पूछते ही सर हम आगे क्या बोला गया, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो मेरे अंदर से आत्मा से आवाज आई कि भैया जी अभी सर ने बताया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 100%, नेट रिजल्टेंट फोर्स 100% क्या होगा भाई साहब, डज नॉट इक्वल टू 0, 100%। बट सर जो टॉक है, टॉक 0 हो सकता है कब, जब थीटा इक्वल टू 0 हो या थीटा इक्वल टू क्या हो भाई साहब 180। जब ये होगा तब टॉक क्या हो जाएगा 0। अरे अगर ये नहीं होगा तो 0 नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों सर, आपको कैसे पता चला? टॉक का फॉर्मूला है ना भाई, PE साइन थीटा। सब थियरी मैंने बता के रखी है आपको। ठीक है, पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन P एंड E नॉट 0 एंड 180। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को इस हिसाब से रखा गया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो भाई ना 0 होगा ना 180। जब 0 नहीं होगा 180 नहीं होगा तो टॉर्क 0 हो ही नहीं सकता। तो टॉर्क क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। तो फोर्स तो हमको पता चल गया था डज नॉट इक्वल टू 0, टॉर्क भी क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, टॉर्क एंड रिजल्टेंट फोर्स बोथ आर एक्टिंग, रॉन्ग। ओनली टॉर्क एक्टिंग नहीं, टॉर्क एंड रिजल्टेंट फोर्स बोथ आर नॉट एक्टिंग, ओनली फोर्स एक्टिंग बट टॉर्क। अब देखो डज नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है, फोर्स लग रहा है, टॉर्क भी क्या हो रहा है, लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर है टॉर्क एंड रिजल्टेंट फोर्स बोथ आर एक्टिंग, मतलब उसके ऊपर लग रहा है, उसका मतलब 0 नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलो देखो बहुत आसान क्वेश्चन, इसका तो मैंने डायरेक्ट रिलेशन ही बताया था। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कोइंसाइड ऑन अ जेड एक्सिस। अब भैया क्या हो गया, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे रखते थे, अब ऐसे नहीं, जेड एक्सिस पे रख दिया। कैसे रख दिया, जेड एक्सिस पे। ठीक है, तो किसी भी एक्सिस पे रखे तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता था एक्सियल का वो क्या होता था, 2kp/r³ होता था। अब एक्स यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जेड। क्या लिखना पड़ेगा, जेड। क्यों सर, क्योंकि एक्सिस किस पे कोइंसाइड कर रही है, जेड पे। अगर जेड पे कोइंसाइड की तो उसका एक्सियल पॉइंट क्या हो जाएगा, जेड वाला ही होगा। तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन में हमको चेंज करके क्या लिखना पड़ेगा, जेड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सियल पॉइंट डिस्टेंस जेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड ई जेड। अब डिस्टेंस हम आर ले रहे हैं, वो क्या ले रहा है भाई, जेड, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इक्वेटोरियल पॉइंट एट वाई डिस्टेंस फ्रॉम ईबी। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा उसने वाई लिया, हम क्या लेते हैं भाई, आर ही लेते हैं। तो इक्वेटोरियल पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्या भाई, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना आता था इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है क्या, ई वाई, याद होगा आपको क्या था, KP/r³। क्लियर। अब क्या बोला गया, दोनों का रेशियो जेड और इसका, तो लिख लेते हैं हमने क्या, EZ/EX बताया भी था, फिर भी मैं आपके लिए EX ने EY। ठीक है भाई, चलो EY। ठीक है, तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला भी बताया था, याद है कि नहीं याद है, क्या याद है, मैंने बताया था, जो इतना लंबा नहीं करने जाऊँगा, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, जो एक्सियल होता है वो 2 टाइम्स होता है भाई इक्वेटोरियल के, वाई के। अब एक्स की यहाँ पे क्या ले लिया गया है, जेड। इसकी यहाँ पे क्या ले लिया गया, जेड। एक्स की यहाँ पे क्या ले लिया गया क्वेश्चन में, जेड, तो यहाँ जेड कर दो, EZ/2EY। तो रेशियो क्या, जेड ऊपर या नीचे, तो इसको डिवाइड में ले लो। डिवाइड में जैसे ही जाएगा तो क्या आएगा आपके पास, ध्यान देना, इधर लिख देता हूँ मैं, EZ/EY इक्वल्स टू 2। ये आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट है, देखो 2। क्लियर, देख लो, आपको फॉर्मूला याद हो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन, क्या बोला गया, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन एंगल। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, देख लेते हैं टॉर्क का फॉर्मूला, PE साइन थीटा। साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम कब होता है, साइन 90 पे होता है 1, तो 90 पे मैक्सिमम होगा। तो जब ये मैक्सिमम होगा, जब थीटा मैक्सिमम, जब साइन मैक्सिमम होगा तब टॉर्क भी मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम क्या होता है, PE कब होता है, 90 डिग्री पे। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी राइट। आ रही भाई समझ में बात, अगर आ रही है तो सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक भी ठोको, कमेंट करो, क्या दिक्कत आ रही है। चलो
बहुत मेहनत करती है भाई, चैप्टर वाइज कैटेगराइज करने में हालत खराब हो जाती है, ठीक है, इसलिए इतना लेट हो रहा है वीडियो में। क्या बोला, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ प्लेस अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बचपन से याद है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म आ गया तो एक चीज आप 100% श्योर हो सर कि एफ रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। पर टॉक हो भी सकता है, नहीं भी। क्यों? क्योंकि टॉक किसके ऊपर डिपेंड करता है, थीटा के ऊपर। तो ये मे भी हो सकता है, मे भी नॉट। अब पलते क्या बोला गया, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल इज ऑलवेज 0। ये सही है भाई, रिजल्टेंट फोर्स तो हमेशा ऑलवेज 0 नहीं होगा। अरे पागल हो गया है, 0 नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म। टॉक एक्टिंग ऑन इट मे बी 0, दैट्स ये भी है, अभी देखते हैं, बी सही लग रहा है मेरे साथ, ठीक है। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल मे बी 0, नहीं भाई गलत है, मे बी 0 बोल रहा है, ये नहीं 100%, ये भाई ये श्योर है 100% होगा। मे बी ये वाला, ये वाला मे, अरे यार ये वाला जो टॉक, अरे राजा कहाँ गए, चलो ये वाला जो है ना, ये वाला मे बी वाली लाइन में आ रहा है, ठीक है, ये नहीं, ये 100% है। चलो तो हमारे पास क्या गलत है, पहला वाला नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। टॉक एक्टिंग ऑन इट ऑलवेज 0, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर क्या है भाई, टॉक एक्टिंग ऑन इट मे बी 0। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो यहाँ से पढ़ के जा रहा है वही सही कर पाएगा, फिर तो बाकी लहर जाएंगे, नागिन डांस हो जाएगा भाई साहब। चलो अभी जब आगे बढ़ो, पूछते ही सर हम आगे वही क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस, और एक कंडीशन दे दिया है, तो ये तो याद है, एक्सिस पे बात करेगा तो मैं लिखेगा 2kp अपॉन में आर की जगह पे भाई ने एक्स बोला, तो डरने वाली बात नहीं है। एंड इक्वेटर, अरे भैया इक्वेटर वाला भी याद है, इक्वेटर को भाई बोलते थे, क्या होता था, kp अपॉन में आर क्यू। सर ने रिलेशन भी तो बताया था, क्या बताया था, ex टू ई वाई, अगर दोनों का रेशियो बोलता था तो अभी जस्ट निकाला था, ex बाई ई वाई, इक्वेटर वाला क्या आ जाएगा 2। तो क्या बोला गया, आर सेम, इक्वेटर वाई आर सेम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। तो ऊपर 2 है, नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 है, तो 2:1। वही वाला क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछा। एक सेकेंड किसका रेशियो बोला है, हाँ एक्सिस वाला सही है, 2 आएगा, ओके यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है यार, फिर से बढ़ते। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इट्स एक्सिस एट डिस्टेंस दिस एंड on the equatorial at a distance are same, distance same है तो अभी कैंसिल हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, what is the ratio of x वाला ऊपर रहेगा, अब देखो यहाँ x वाला ऊपर रहेगा, y वाला नीचे रहेगा, तो x वाला ऊपर रखा, y वाला नीचे रखा, ठीक है, तो 2/1 आना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, मिस प्रिंट हो सकता है, तो ये आंसर आएगा, यहाँ पे 2 होगा, ये गलत है, 2:1, तो ये आंसर हमारा राइट है। आ रही बात समझ, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया बहुत आसान क्वेश्चन, पूछते इस तरह हम आ गई, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट, मतलब पी की वैल्यू देके रखा है, यूनिट ध्यान देखना, सी हम अब इसमें आधे कंफ्यूज हो जाएंगे। सी का मतलब कूलम है, एम का मतलब मीटर है। क्यों? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस वाला होता है। तो ये कितना दिया गया है, 4 × 10⁻⁹ नहीं तो कितने, ये सी का मतलब कूलम, इसमें थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, सी बड़ा होगा और छोटा एम होगा, कूलम इंटू मीटर, कन्वर्ट करने मत लगना, डिस्टेंस नहीं है यहाँ। अलाइन एट 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड दिस, थीटा दे के रखा है, थीटा कितना है भाई 60, तो साइन 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है भाई साहब, √3/2, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे के रखा है, कितना दिया है सर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दे के रखा है 5 × 10⁻⁴, ठीक है, यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। पूछा क्या है, कैलकुलेट द टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला पता है अपने को, क्या होता है, PE sin थीटा। चलो वैल्यू पुट को आंसर निकालो, P की वैल्यू कितनी, 4 × 10⁻⁹, E की वैल्यू कितनी, ये रहा 5 × 10⁴, sin 30 का √3/2। क्लियर, सॉल्व कर लो, यहाँ पे ये इससे जाएगा ये, तो कितना आएगा 2, इसका इसके साथ हो जाएगा तो 10,
इधर क्या है 10⁻⁹, इधर क्या है 10⁴, √3 मतलब क्या होता है 1.73। क्लियर भाई लोग? कैलकुलेशन आई होप आप अपने हिसाब से जैसा आपको सही लगे वैसा भी कर सकते हो आप, ठीक है। चल अब पावर को निपटा दिए, इधर 5 आ गया है, 9 -9 में +5 ऐड करोगे तो -4 आने वाला है, तो यहाँ पे टॉर्क आ जाएगा मेरा 1.73, ये 5 में तो 4 बचेगा, ठीक है, 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर, तो ये आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, -4 वाला ये रहा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्लियर? आ रहा है मजा? तो चलो आगे बढ़ते, ठीक है। फिर डाइपोल बोल दिया, ठीक है। डाइपोल वाला क्वेश्चन है, कहाँ पे बोला है देखो, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस पे बोल दिया, एक्सिस पे क्या होता है अभी जस्ट लिखा हमने, E = 2kp/r³, तो E क्या आ गया 1/r³। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। आ रहा है मजा? ये ठीक है। चलो अब देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की थियरी। इलेक्ट्रिक फील्ड की थियरी देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के छोटा सा मैं आपको रिकैप करा देता हूं फॉर्मूले। पहला टॉपिक है इसके ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की खास बात पता है आपको क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पास भी डायरेक्शन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के पास भी डायरेक्शन है। तो दोनों का जो डायरेक्शन निकालने का कॉन्सेप्ट है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है पुरानी वाली वीडियो का, वहां से देखो तो आपको आइडिया पड़ जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट पी आया है, तो बोलेगा भाई इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा बताओ। तो पहला स्टेप क्या करना है कि चार्ज को पॉइंट के साथ स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देना है। कैसे करना है, चार्ज है पॉइंट है स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो। फिर उसका नेचर देखो, नेचर कैसा है भाई, प्लस, प्लस है तो बाहर की तरफ, प्लस है तो डायरेक्शन कहां आएगी भाई, बाहर की तरफ। सर ये आपने तो डायरेक्शन बता दिया। मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला होता है सिंपल, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे, E = आपने पढ़ा होगा KQ/r²। सर r क्या है, इसका डिस्टेंस। क्लियर? K क्या है, कूलम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ मैं लिख देता हूं। K की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 9 × 10⁹ क्लियर? अब निगेटिव चार्ज है, पॉइंट P है, बोला गया निगेटिव चार्ज का यहाँ पे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो पहला स्टेप क्या करना है, अगर पॉइंट चार्ज मिल जाए उसको चार्ज को पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है। देखो ये चार्ज ये पॉइंट दोनों को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया मैंने इसे। अब नेचर देखा, नेचर कैसा है, माइनस का, माइनस का तो अंदर की तरफ, माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी, अंदर की तरफ। और सर मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे K, चार्ज का मैग्नीट्यूड Q डिवाइड में r²। सर r क्या है, डिस्टेंस। आई बात समझ में बच्चों? अब सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज ऑब्जेक्ट। अगर लीनियर चार्ज ऑब्जेक्ट है तो वो भी तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, कितना। फिर से ये कोई रॉड है या कोई वायर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर एक चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा। लैम्डा क्या होता है भाई, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ, आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। अब पॉइंट P पे क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट P को रॉड के साथ कनेक्ट कर दो स्ट्रेट लाइन से। कैसे कर दो भाई, स्ट्रेट लाइन से। और यहाँ की जो डिस्टेंस उसको मैं बोल देता हूं। तो यहाँ पे अब डायरेक्शन बताना है, क्या बताना पहले, डायरेक्शन। कैसा नेचर है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ। ये तो डायरेक्शन हो गया। मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला होता है 2k λ/d। लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी। K क्या है आपको पता है, D क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे डिस्टेंस भाई, परपेंडिकुलर टू द वायर। क्लियर? अगर निगेटिव होगा तब क्या करोगे, सर पहला स्टेप तो कॉमन रखना है कि भाई स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देना है। फिर क्या देखना है, नेचर। नेचर इसके ऊपर कैसा है, माइनस, तो अंदर की तरफ, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड लिखने का वही फॉर्मूला है, क्या है सर, 2k λ/d। D क्या है सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। कोई प्लेन शीट होगी, ठीक है, या कोई सरफेस होगी जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज डेंसिटी सिग्मा आती है, इसको बोलते हैं टोटल चार्ज बाय टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? तो अब इसके कारण इस पॉइंट P पे बताना है। तो सबसे पहले डायरेक्शन, अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे कनेक्ट करने जैसा कोई काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमको क्या लिखना है, डायरेक्शन। तो प्लस है तो डायरेक्शन कहां जाएगी, इस पे बाहर की तरफ। सर ये तो डायरेक्शन हो गई। मैग्नीट्यूड के बारे में बताओ। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूले के अंदर कहीं डिस्टेंस आ रहा है क्या, नहीं, तो ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जहां भी निकालो उतना ही आएगा, सेम आएगा ऐसा। अब ये निगेटिव है, निगेटिव प्लेन सीट है, इस पॉइंट पे आपको फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डायरेक्शन कहां है, अंदर की तरफ। क्लियर, अंदर की तरफ मतलब जो निगेटिव चार्ज है ना वो बुलाता है, आजा आजा जिमी जिमी है। नेगेटिव चार्ज बुलाता है, पॉजिटिव चार्ज दूर भेजता है। क्लियर, यहाँ पे खड़े हो जाओ, आप फील करो भाई आजा आजा तो ऐसे आएगा, यहाँ पे खड़े हो जाओ फील करो दूर जाओ तो दूर ऐसे जाएगा, यहाँ पे खड़े हो जाओ पास आ तो ऐसे आएगा, इस हिसाब से। क्लियर, मैग्नीट्यूड को निकालने का तरीका है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्लियर, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। थियरी पढ़ चुके हैं, अब करेंगे न्यूमेरिकल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की थियरी हम पढ़ चुके हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन करेंगे, तो घबराने की बात नहीं। पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भाई, F इक्वल टू होता है Q इंटू ई। क्लियर, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो E का फॉर्मूला क्या बनेगा, F बाई Q। तो E इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा, फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, चार्ज का अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला है A1 T1। फोर्स का बचपन से ही याद है सर, क्या होता है M1 L2 T माइनस 2। सर रॉन्ग है, E गलत है, E गलत बा। ठीक है, M1 L1 T माइनस 2, बस दोनों को पुट कर दो आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, E निकालना है तो क्या करना है, चलो F का क्या है हमारे पास, M1 L1 T माइनस 2। क्लियर, Q का कितना भाई, A1 T1। सॉल्व कर लेते हैं, M1 ऐसे ही चल रहा है, L1 एक ही बार है, T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T की पावर -3, A ऊपर जाएगा तो A की पावर -1। तो ये है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर चेक करते हैं क्या आएगा, M1 कहाँ है, ठीक है ये रहा, L1 T -3 M है, तो ऑप्शन नंबर C राइट। आई बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। वायर आ गया, वायर याद है क्या, मान लो पॉजिटिव है तो इसके कारण क्या आता था, E इक्वल टू 2K लेमडा बाई डी। बताया था कि नहीं, डी क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट पे, ये डी आ जाता था, बताया था, अभी जस्ट थियरी की हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस, डी दे दिया है। डी कितना दिया है भैया, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² मीटर लिख दिया। क्लियर, सेंटीमीटर में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी देके रखा है, लिख लेते हैं, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 × 10⁸। ये ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने उसके अंदर बोर्ड वाले में। ठीक है, बोर्ड वाली सीरीज जरूर से फॉलो करो। चल, द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या पूछ लिया आपसे, लेमडा। सेम ऐसा क्वेश्चन आया था गुजरात बोर्ड में, वही गुस्केट में उठा के पूछ लिया। तो E का फॉर्मूला होगा 2K लेमडा बाई टी। तो लेमडा को सब्जेक्ट बना लिया जाए। लेमडा को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ये डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या आएगा आपके पास, E D 2K। बस सारी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इतना मान के चल रहा हूँ भैया, कैलकुलेशन थोड़ी सी है, आपके पास कैलसी अलाउड है तो कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो। K की वैल्यू याद है क्या, हाँ सर याद है, ये देखो देके भी रखा है, ये K की वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू डालना, सॉल्व करना, जो भी आंसर आए कमेंट में बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आ गया, पूछते इस तरह भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन बिटवीन एंड आउटसाइड 2 thin separated parallel sheet of infinity dimension with like charges of same surface, charge density sigma। कहने का मतलब क्या है भाई साहब, दो ऐसा कुछ सिस्टम कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ऐसे दो। अब यहाँ पे बोला गया आउटसाइड, अंदर और बाहर निकालना। ठीक है, तो क्या बोला गया, दोनों का नेचर सेम है, ये भी प्लस प्लस प्लस,
ये भी नेचर सेम बोला गया तो मैंने प्लस प्लस मान लिया, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसके ऊपर चार्ज थे। अब यहाँ पे डायरेक्शन वाला फंडा काम आएगा, ठीक है। चलो अब अंदर कैसे आएगा, ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। ये जितना इलेक्ट्रिक ये प्लस वाला है तो बाहर की तरफ ऐसे E1 और ये वाला इस साइड E2, ठीक है, बाहर की तरफ। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, नेट 0। बाहर कितना आएगा देखते हैं। बाहर देखो ये प्लस वाला है तो प्लस वाले के कारण दूर, ठीक है, तो E2 इधर आएगा। और ये प्लस वाला, ये जो प्लस वाला है आपका ये वाला 1 वाला, ये भी क्या है, इससे दूर की तरफ ऐसे इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो E1 वाला भी इधर, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो क्या आएगा देखिए, E नेट आउटसाइड E2 प्लस E1, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिखाया है भाई, कितना प्रोड्यूस करता है, सिग्मा अपॉन 2। ये भी कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ का है भाई साहब, नेट जो है आउटसाइड का, कहाँ का है, आउटसाइड, आउट। और ये कहाँ का है, इनसाइड का, ठीक है। कहाँ का है देखो, इन, तो इन में 0 आएगा और बाहर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0। तो देखो पूछा क्या गया, कौन से ऑर्डर में पूछा गया है, हाँ, थिन सेपरेटेड शीट ऑफ द इनफिनिटी लाइक चार्ज सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी आर। एक सेकेंड, हाँ ये रहा देखो लिखा पॉइंट, देखो क्या बोला है, इंटेंसिटी एट पॉइंट इन बिटवीन एंड आउटसाइड। बिटवीन का मतलब अंदर, आउटसाइड का मतलब बाहर। तो पहले इन साइड वाला पूछा है, तो इन साइड वाले में 0 आएगा, आउटसाइड वाले में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये रहा हमारे पास भी है, पहले अंदर फिर बाहर। इस साइड निकालो या इस साइड, सेम ही आने वाला है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हम लोग, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या बोला गया, 2 पॉइंट चार्जेस दिस एंड दिस, ठीक है, आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस। अब कितने लोग, देखो नेचर अपोजिट है, कितने लोग 0 लगा देंगे, 0 नहीं आएगा, ऐसे नहीं कैलकुलेट करते, मैं बताता हूँ। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना हो पॉइंट चार्ज के कारण, तो मैं फॉर्मूला ये KQ अपॉन R² यूज करता हूँ। डायरेक्शन कहाँ से पता करता हूँ, डायग्राम से। देखना ध्यान से मैं कैसे खेल रहा हूँ। चलो 10⁻⁻10 है, बट यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -10⁻⁻10। मिड पॉइंट, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.1 है, तो हाफ कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये डिस्टेंस हो जाएगा 0. हाँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस है इतना, तो इसको 0.1 डिवाइड बाई 2, ये भी कितना हो जाएगा, 0.1 डिवाइड बाई 2। ये डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, ये डिस्टेंस है यहाँ से और ये डिस्टेंस है, क्लियर। अब देखो पहले मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने वाला फॉर्मूला ही है मेरे पास। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा, क्यों, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बस अलग अलग क्या है, नेचर। तो ध्यान देना, तो मैं पहले डायरेक्शन बनाऊंगा डायग्राम में। चलो ये प्लस वाला है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो प्लस वाला है तो अपने से दूर जाती हुई डायरेक्शन में ऐसे बनाएगा, E प्लस, क्लियर। माइनस वाला क्या करेगा, इधर अपनी तरफ बुलाएगा, अपनी तरफ क्या करेगा, बुलाएगा, तो माइनस वाला भी इसी तरफ आ जाएगा, E माइनस, क्लियर। तो अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, नेट वेक्टर की टर्म में, तो दोनों सिंपल क्या कर दूंगा, ऐड, ये प्लस वाला बड़ा प्लस और ये माइनस वाला, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है, सिंपल ऐड कर देना। पहले वाले का मैग्नीट्यूड कैसे, KQ अपॉन R², दूसरे वाले का KQ अपॉन R², दोनों को क्या कर दो, ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2KQ, दिख रहा है आप लोग को बच्चों, विजिबल है, हाँ, 2KQ अपॉन, हाँ दिख रहा है, R²। इतनी बात आ रही है समझ में आप लोगों को, अगर आ रही है तो बस अब काम हो गया आपका। Q क्या है, मैं सारा डेटा देता हूँ, आपको सॉल्व आपको करना है। Q की वैल्यू कितनी रखनी है, 10⁻⁻8, मैग्नीट्यूड रख रहा हूँ। R कितना रखना है, हाफ, जितना दिया है 0.1 डिवाइड बाई 2, क्लियर। ये सारी वैल्यू यहाँ पे डालना है, सॉल्व कर देना, आंसर निकाल लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर। चलो भैया बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। क्या बोला गया, इन्फिनिटी लाइन चार्ज, मतलब ये वाला बोल दिया गया। डायरेक्ट में बता दूँ, E इक्वल टू क्या होता है, 2K λ/R।
ये बताया था ना भाई, पॉजिटिव वाला ऐसा कुछ सिस्टम। आर नहीं, यहाँ पे डी ले रहा था मैं, क्या ले रहा था बच्चों, डी। चलो तो यहाँ पे डी ले लेता हूँ, ये डी आ गया, डी पॉइंट। आई बात समझ में बच्चों? चलो आगे बढ़ते। फिर क्या बोला गया, इतना आर 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फील्ड प्रोड्यूस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ध्यान से समझो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी दिया गया है, कहाँ पे, 2 सेंटीमीटर पे। 2 सेंटीमीटर पे दिया गया और 3 सेंटीमीटर पे पूछ रहा है, तो यहाँ लॉजिक मेरे हिसाब से क्या लगेगा, 2 सेंटीमीटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ना, वहाँ से लेमडा निकाल देंगे और दूसरे वाले में लेमडा पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलो पहले किसके लिए कर लेंगे, आर इक्वल टू, आर नहीं डी दिया तो डी लिखते, डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आपको पता है इसकी क्या लिखो, 2 10⁻²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, ई दिया गया है, देखो कितना दिया, ये रहा 9 × 10⁻⁴, 2 एज इट है, के की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁻⁹। ठीक है, लेमडा निकालना है, डिवाइड में आर, डी 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 की वैल्यू कितनी, 2 × 10⁻²। अब देखो सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन भी आसान है। देखो 2 से 2 निपटा दो, यहाँ पे 9 से 9 निपट जाएगा, बस पावर सॉल्व करना है। तो अब क्या करो, इसको इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, और इधर माइनस जाएगा तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10⁻⁻7 आएगा। लेमडा की वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर, सॉल्व करके देख लेना, अगर मिस्टेक वगैरह हो गई हो तो। ठीक है, जाएगा तो +2, इधर जाएगा माइनस, तो सही सही, अकॉर्डिंग टू मी सही है ये। आप भी सॉल्व करके एक बार देख लेना। लेमडा आ गया, अब बोला गया भाई बता 3 सेंटीमीटर, तो नया डी आ गया, 3 सेंटीमीटर मतलब 3 × 10⁻² मीटर। क्लियर, वापस से ई लगा दो, क्या यही फॉर्मूला लगाना है, 2 ऐसे ही रहेगा, के कितना है, 9 × 10⁻⁹। लेमडा जस्ट अभी निकाला 10⁻⁻⁷। डी कितना दिया गया, 3 × 10⁻²। ये भी, इसकी भी कैलकुलेशन आसान है, तो कर लेते हैं, आसान है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 टाइम्स में जाएगा। अब 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 6। पावर को सॉल्व कर दो, यहाँ पे ऊपर सॉल्व करो, 9 - 7 को कितना आएगा, 2, और ये 2 जाके ऐड हो जाएगा तो 4, तो 4 ये इतना आना चाहिए भाई। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ये हमारा आंसर है बेटा। चलो चेक करते हैं क्या आंसर, 6 10⁻⁴, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। आ रहा है मजा, आ रहा है तो दबा के शेयर करो, दबा के सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या बोला, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट आर पैरेलल। समझ में आ गया, पैरेलल प्लेट वाला याद आ जाना चाहिए कि अगर पैरेलल प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड एक के कारण कितना आता है, σ/2ε0। सब थियरी में बता रखा है मैंने आपको। चलो फिर क्या बोला गया, हमें जिगर के टुकड़ों, एंड क्लोज टू ईच अदर, दोनों क्या है, ईच अदर ऑन देयर इनर फेसेस, इनर मतलब फेस प्लेट द हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ साइन एंड मैग्नीट्यूड, सेम साइज और मैग्नीट्यूड। ठीक है, दोनों पे क्या है भाई, 2 ऐसे प्लेट होंगे, इस पे प्लस है तो इस पे भी प्लस है, ऐसा इनर साइड वाला। ठीक है, व्हाट इज ई बोला है, इन आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट। अभी जस्ट हम देख के आए कि चलो भाई, अभी जस्ट यही तो किया हमने, 2 टाइम्स आता था, हमने देखा था, प्लस दिया तो यहाँ प्लस मान लेते हैं। तो हमने क्या देखा था, अगर सेम नेचर का होगा तो अंदर की तरफ क्या मिलेगा, नेट 0, बाहर कितना मिलेगा, कोई भी प्लेट, एक लो या 2 लो, कोई भी लो, वहां मिलता था भाई σ/ε0। पीछे वाला क्वेश्चन क्या था भाई, देखो जाके, बाहर साइड यही मिला था, देखो दिखाता हूँ मैं, प्लेट वाला क्वेश्चन ये रहा, ये देखो, अगर सेम नेचर का है तब, सेम नेचर का है तब, अपोजिट का होगा तो नहीं, सेम नेचर का होगा तो बाहर, ये देखो ये रहा आउटसाइड, बताया था आउटसाइड कितना आएगा, σ/ε, तो डायरेक्ट याद होगा। क्लियर, चलो अपोजिट नेचर का होगा तो उल्टा हो जाता है, बाहर 0 हो जाता है, अंदर क्या जाता है, σ/ε0। ये कौन सा है, सेम नेचर वाला। सेम नेचर में क्या होगा, अंदर 0, बाहर σ/ε0। पहले वाले के बाहर पूछो या दूसरे वाले के बाहर। क्लियर, बट अगर एक प्लस है एक माइनस है तब क्या होगा सर, तब अंदर आ जाएगा σ/, अंदर वाला बाहर हो जाएगा, बाहर वाला अंदर। तो बाहर कितना था, σ/ε, तो यहाँ पे अंदर हो जाएगा, और अंदर वाला क्या हो जाएगा, बाहर। कब, जब दोनों का नेचर अपोजिट हो। ठीक है, चलो तो ये आएगा, सिग्मा देके रखा गया। हाँ सर, ε0 की वैल्यू याद है, क्या होती है सर, अब याद रखना, देखो इसमें दिया नहीं था, 8.85
मल्टीप्लाई 10⁻²। सिग्मा कितना दिया है बच्चों? 70.7 मल्टीप्लाई 10⁻22। सारी वैल्यू गिवन है, इसको रखो, सॉल्व करो, जो भी आंसर आए कमेंट करके बताओ। सिग्मा और ये सब बता दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखो। अब जो मेरे PY की सीरीज जिन्होंने फॉलो की है, सिद्धार्थ का बहुत कमेंट आता रहता है, ठीक है। सिद्धार्थ भाई साहब, आपने जो यो कमेंट कर रहे हो, आपने मेरी तो पूरी सीरीज फॉलो की है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला गया था आपको याद होना चाहिए, तो वापस यहाँ पूछ लिया गया। तो फाई का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास? E.A। क्लियर? तो अगर फाई का निकालना है तो किसका निकालना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट अभी हमने निकाला, कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स अपॉन चार्ज। अभी जस्ट निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने, और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या कर देना है भाई? एरिया का। क्लियर? आई होप आप ये निकाल लोगे, ये आसान है, ये आप कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ क्यूब ऑफ साइड L हैज चार्ज Q एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स, ठीक है। क्या बोला गया? क्यूब है, बना दिया जाए डायग्राम। चलो बना देते हैं। ये भैया आपके पास क्यूब बना दे रहा हूं मैं, ठीक है। क्यूब ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ठीक है। क्यूब दे दिया गया। अब क्या बोला गया? इसकी लेंथ कितनी है? L, सबकी लेंथ L। अब बोला गया क्यूब ऑफ साइड L हैज चार्ज Q एट ईच ऑफ इट्स वर्ड, हर एक वर्टेक्स पे, सब पे क्यू। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, क्यू क्यू क्यू, यहाँ पे भी क्यू, सब जगह भाई साहब क्यू। ऐसा बोला गया। फिर क्या बोला गया? व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब? 0। क्यों? ये सिमेट्रिक शेप है, सबकी सेंटर से डिस्टेंस क्या है भाई? सेम है। सब एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसल, ठीक है। ये वाला, अगर ये वाला इधर प्रोड्यूस करेगा तो ये वाला इधर प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? सेम, और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो सब एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? 0, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पे पढ़ेंगे थियरी, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को उड़ाएंगे, ठीक है। तो क्या है देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसका एक जर्नल फॉर्मूला होता है E.dA। डीए क्या होता है? छोटा सा एलिमेंट एरिया। क्लियर? E क्या है आपका? वेरिएबल फील्ड। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है भाई साहब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा तो E बाहर हो जाएगा, डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो A आ जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुई तो ये फॉर्मूला लगाना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो गई तो ये। 99% आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे, ये यहीं से 99% मिलेंगे। यहां पे सिर्फ 1% ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। क्लियर? डॉट हटता है तो क्या आता है? cos थीटा। थीटा क्या होता है सर? थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर के बीच का एंगल होता है। कौन सा वेक्टर? एरिया वेक्टर। आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि किसी भी ओपन सरफेस का एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है। कैसे? जैसे ये मेरा हथेली है, ठीक है, ये मेरा हथेली है, तो इसके ये जो हाथ है मेरा हैंड, इसका परपेंडिकुलर कैसे होगा? ये इस बोर्ड का, व्हाइट बोर्ड का परपेंडिकुलर कैसे खींचना है? तो किसी भी सरफेस का जो परपेंडिकुलर होता है वही उसका क्या होता है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। क्लियर? तो थीटा वही है। क्लियर? अब समझो, एरिया वेक्टर क्या होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ऑलवेज 90 बनाए। तो क्वेश्चन में बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। और cos 0 कितना होता है सर? cos 0 होता है 1। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसकी यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? EA। और ये क्या होगा? मैक्सिमम। क्या होगा भाई साहब? मैक्सिमम। तो यहां से हमको पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम मिलता है, वो होता है E into A। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। और cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है 0। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 है तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स आने वाला है आपका 0। क्लियर? नेक्स्ट, गाउस थ्योरम भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर बेस्ड है। नेट फ्लक्स जो होता है Q in डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q in क्या होता है? कोई क्लोज सरफेस है, उसके अंदर का टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट।
बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला में लिखा गया है इनसाइड द चार्ज, कोई क्लोज लूप है उसके अंदर का कितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट लिख दिया मतलब मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो दो बातों पे डिपेंड करता है। हल्का सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, अगर ये मान लो कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर यहाँ पे +2 कूलम है -3 कूलम, तो यहाँ पे फ्लक्स निकालना है तो आपको Q इनसाइड निकालना पड़ेगा। तो Q इनसाइड कितना है भाई, -3 +2, तो सोल्व करेंगे -1 आ गया, तो फ्लक्स आ जाएगा आपका -1 डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो चार्ज को कैसे जोड़ते हैं, कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस, आपको ये आ रहा होगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आपने थ्योरी तो पढ़ ली, अब क्वेश्चन देखो, देखते ही शर्म आ जाएगी, इतना आसान क्वेश्चन। क्या बोला गया भाई, अ पॉइंट चार्ज कॉजेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस। पॉइंट चार्ज कॉजेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना दिया 5 माइनस कितना 1 को लिखने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट में लिखता हूँ 10⁻³ फ्लक्स है, ठीक है। टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है, सेंटर्ड ऑन द चार्ज। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर ट्रेवल, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। क्या बोला गया है, ये फ्लक्स पहले वाला दिया गया है, अच्छे से लिख देता हूँ नहीं तो आप लहर जाओगे। लहरना नहीं है, लहरा देना है। क्या लिखा है, -1.0 मल्टीप्लाई 10⁻³। अब बोला गया है ये फ्लक्स क्या है, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी देके रखी गई है 10 सेंटीमीटर। अब बोला है ट्रैवल, मतलब 3 टाइम्स कर दो। अब एक दूसरा स्फीयर ले लो, इसकी रेडियस कितनी कर दो भाई 30 सेंटीमीटर। तब फ्लक्स बताओ। आपको मैंने ही बताया था फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज और मीडियम के ऊपर। तो आप रेडियस कितना भी कम ज़्यादा करो फ्लक्स चेंज होने वाला नहीं है। तो जो जितना पहले था उतना अभी भी है, तो ऑप्शन नंबर आएगा आपका ए राइट, ये चेंज होने वाला नहीं, ठीक है। चलो फिर आगे, अब इसमें क्या डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम अलोंग वाई डायरेक्शन। इसका डायग्राम बना देता हूँ, ऐसे ऐसे और ये जेड है ऐसे, ठीक है। ध्यान देना कैसे बना रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ध्यान देना, इधर है वाई डायरेक्शन, ये वाई, ये एक्स और ये जेड। क्लियर बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आ रहा है कि नहीं समझ में? हाँ सर, इतना है, आगे बढ़। द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर ऑफ 1 मीटर प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन से प्लेन में, एक्स वाई, तो एक्स वाई एक ये रहा, एक्स ये बोला गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, अब देखो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा। अगर एक्स वाई प्लेन की बात की जाए तो ये मैंने बोला एक्स वाई, अगर एक्स वाई प्लेन में है, मैंने इसके ऊपर कभी कॉन्सेप्ट बताया, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन कराए हैं। अगर एक्स वाई प्लेन में तो एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, जेड में जाएगा। कहाँ, ये मान लो एक्स वाई है तो एरिया वेक्टर यहाँ जाएगा जेड में, तो एरिया वेक्टर कहाँ पे भाई, जेड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे भाई, एक्स में, एरिया वेक्टर किस में, जेड में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे भैया साहब, वाई कहाँ, वाई को क्या बोलते हैं, जे कैप। क्लियर। और एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में भाई साहब, जेड मतलब के कैप। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90, और 90 हो गया तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमको पता था। कलर चेंज करता हूँ, फ्लक्स क्या होता है भाई, ई ए कॉस थीटा कितना है यहाँ पे 90, और कॉस 90 कितना होता है 0, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट। एक्स वाई प्लेन में, अगर एक्स वाई प्लेन में आपका स्क्वायर रखा है तो वहाँ मिसिंग क्या है, जेड, तो जेड में आपका क्या हो जाएगा एरिया वेक्टर। अगर जेड और एक्स में होता तो एरिया वेक्टर कहाँ जाता, वाई में। क्लियर, जो मिसिंग होगा उसी में क्या हो जाएगा आपका एरिया वेक्टर। चलो आगे पूछते ही शर्म आ गई, क्या बोला गया, द गॉसियन सरफेस फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अब गॉसियन सरफेस बना करके जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो गॉसियन सरफेस बनाते समय ध्यान रखेंगे वो सिमेट्रिक होगा और उसके गॉसियन सरफेस पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। फिर से एक बार, गॉसियन सरफेस हमको बनाना है,
और उसकी हेल्प से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि ये आपका हो गया लीनियर चार्ज, या फिर हो गया आपका सीट वाला, तो ये सब के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस इस हिसाब से बनाना है कि उस पर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स रहे और वो सिमेट्रिक रहे। क्या रहे? सिमेट्रिक। तो ये थ्योरी वाला क्वेश्चन एज इट आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है, ध्यान दें। क्या बोला गया? अ सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस राइट कंटेनिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज होना चाहिए एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ सिंगल फिक्स्ड वैल्यू। क्लियर? याद कर लो इसको। चलो ये तो और आसान क्वेश्चन आ गया। डायग्राम से पूछिए। अरेंजमेंट ऑफ अ चार्ज आर शोन इन द फिगर, फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस P एंड Q रिस्पेक्टिवली। ठीक, देखो क्लोज सरफेस का नाम, इसका नाम है P, इसका नाम है Q। तो नेट चार्ज के ऊपर चलो पहले P वाले का देखते हैं। टोटल चार्ज कितना है? देखो प्लस माइनस कैंसिल कर देगा, बचेगा ये माइनस, तो माइनस Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट चार्ज कितना बचेगा? माइनस Q। ठीक है, उसी तरह किसका देखते हैं? Q वाले का। चेक करते हैं यहाँ पे क्या है। ये एक माइनस का है, ये एक प्लस का, तो एक दूसरे को ये जैसे ये इनको कैंसिल किए थे उसी तरह यहाँ पे ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो बचेगा प्लस का Q, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक माइनस का है एक प्लस का, तो पहले किसका बताना है? P वाला माइनस है, Q वाला प्लस है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। आई बात समझ में बच्चों? चलो आगे। बहुत आसान क्वेश्चन। क्या बोला गया? अरे देखो सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया। अब जो गुजरात बोर्ड वाले, जो गुजरात बोर्ड की मेरी PY की सीरीज फॉलो किए होंगे वो देख रहे होंगे कि वो भाई ये तो आसान है। ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया। व्हेन 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज 5। कहने का मतलब क्या है भैया? 5 कब आएगा? 5 देखो ध्यान देना, इनक्लोज कितना है भाई? 10 माइक्रोकूलम, तो मैं लिख देता हूँ 10 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इतना आ रहा है समझ में? अब क्या बोला गया? अरे यार समझ नहीं आ रहा है क्या? यहाँ पे चार्ज होता था ना, क्या था? इनसाइड चार्ज जो भी होता है, इनसाइड चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन, तो इनसाइड कितना आ गया? 10 माइक्रो, तो 10 माइक्रो लिखता हूँ डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इतना दिया गया क्वेश्चन। क्या बोलेगा? नाउ अनदर 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द इनक्लोज्ड सरफेस, देन द पासिंग फ्लक्स थ्रू द। तो समझ में आ गया होगा कि एक दूसरा भी स्फीयर, इसी स्फीयर के अंदर पहले 10 माइक्रोकूलम था, फिर और 10 माइक्रोकूलम डाल दिया गया। तो बताओ अब क्या होगा? नया आएगा F डैश। 10 कितना हो जाएगा? 20। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 एक सेकेंड, हाँ लिख सकता हूँ 10 कितना हो जाएगा? 20 माइक्रो अपॉन एप्सिलॉन। 20 का मतलब क्या हो गया सर? 2 × 10 माइक्रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? ये देखो ध्यान से, दिखा कुछ आपको समझ आया? इसलिए आप क्या लिख सकता हूँ? 5। तो 5 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 5। आ रही बात समझे? चार्ज कितना बढ़ गया? 2 टाइम्स, तो फ्लक्स भी कितना बढ़ जाएगा? 2 टाइम्स। तो आंसर नंबर आएगा सी आपका। क्लियर? चलो बहुत आसान क्वेश्चन। ये क्यूब वाला डायरेक्ट इसको याद कर लो भाई। लॉजिक इसके अंदर समझने जाओगे तो शायद लहर जाओ, उतना क्लियरिटी ना है। ठीक है ना? तो अगर वर्टेक्स पे रखा है, याद रख लो, किसी एक वर्टेक्स पे रखा है चार्ज, यहाँ पे वर्टेक्स पे, क्यूब के वर्टेक्स पे चार्ज रखा है, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द एनी स्फीयर, एनी सरफेस ऑफ क्यूब। ध्यान रखना मैं क्या बोला हूँ, यहाँ पे रखा है और किससे पूछ रहा है? इससे, कोई भी स्फीयर सरफेस। तो जो फ्लक्स का आएगा वो आएगा भाई Q/24 एप्सिलॉन। आ रही बात समझ में? अगर क्यूब, ये पूरे क्यूब के कारण बोलता है तो Q/8 आ जाता है। कितना आ जाता? Q/8। फ्लक्स किसका भाई? ये किसके कारण? एक फेस, एक फेस। अगर पूरा क्यूब का पूछता तो Q/8 एप्सिलॉन। दोनों याद रखना। को वर्टेक्स पे रखेगा, एक कॉर्नर पे रखेगा, तो पूरे क्यूब से कितना आएगा? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। कॉर्नर पे ही रखा है पर एक फेस, एक सरफेस के कारण कितना आएगा? 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्यू, क्योंकि पूछा है सरफेस का। एनी वन याद रखना, एनी वन। क्लियर? स्टैंडर्ड है, यही आता है, कुछ चेंज नहीं होता। नीट जे में भी रिपीट होता रहता है।
ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, तो इसके लिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, तो आपको खुद को करना है ये क्वेश्चन, देख के आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपको बना देता हूँ डायग्राम। क्या बोला गया है, एक प्लेट है ऐसी एक प्लेट, पॉजिटिव चार्ज रही होगी, और यहाँ पे क्या रख दिया गया है, एक ऐसा पेंडुलम। एक बार रीड कर लो क्वेश्चन आप, और इसके ऊपर कुछ चार्ज क्यू है, इसका मास m है, चार्ज क्यू है, मास m है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, आगे किसी एंगल थीटा पे ये रुक जाएगा। क्यों ऐसा हुआ सर, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। क्लियर, और इस चार्ज की ये जो था, इसके ऊपर क्या था, चार्ज क्यू था, मास m था, तो यहाँ पे आके ये किसी एंगल थीटा पे रुकेगा। तो थीटा पे अगर रुकेगा तो आपको क्या बता, वर्टिकल के साथ एंगल देखो रखा है थीटा, तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है भाई साहब रिलेशन। तो आसान है, ध्यान देना। मैं वापस से डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, ये वाला डायग्राम काम का है। पहले कैसा था, ऐसा, अब कैसा हो गया, ऐसा। नहीं आएगा यहाँ पे, डायग्राम पूरा नहीं आएगा, तो इसको शिफ्ट करता हूँ। चल यहाँ देखो, पहले कैसा था, ऐसा, अब कैसा हो गया, ऐसा। तो ये एंगल थीटा पे आके कहीं रुका है। अब ध्यान से देखो डायग्राम में, नीचे इसके ऊपर क्या लग रहा है भाई, mg मास है, इधर क्या लगेगा, फोर्स q इंटू ई वाला। क्लियर, और ये कोई थ्रेड है तो यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन। ये 3 फोर्स लगेंगे बेटा। तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पे बना लेता हूँ। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये वर्टिकल लाइन को अच्छे से एक्सपांड कर दो ऐसे। ये वर्टिकल लाइन है, इससे फायदा क्या होगा, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा। तो इसको मैं यहाँ पे प्रॉपर बनाता हूँ। ये देखो, एक लाइन ऐसे खींच ली मैंने वर्टिकल, और एक यहाँ पे खींच दी ऐसे हॉरिजॉन्टल। क्लियर, तो यहाँ पे जो फोर्स आपका लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, टेंशन। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। इस पे फोर्स कितना लगा भाई, क्यू ई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को हम लोग रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है क्यू ई। क्लियर, और नीचे क्या लग रहा है आपका, एम जी। बस कुछ नहीं, अब कंपोनेंट ले लो। टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, टी कॉस थीटा, इधर दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा टी साइन थीटा। और ये इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो ऊपर वाले फोर्स इक्वल टू नीचे वाले, राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड। क्लियर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले, टी साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, एम जी। ठीक है, बैलेंस करेगा, सॉरी माय मिस्टेक। हाँ देखो, जो टी ये वाला फोर्स है किसके साथ बैलेंस है, क्यू ई के साथ, तो यहाँ लिख दे। फिर दूसरा हमारे पास क्या है, देखो ध्यान दो, हाँ, अब टी कॉस थीटा किसके साथ बैलेंस है, नीचे वाले के साथ। नीचे वाला क्या है बच्चों, एम जी। अब दोनों का रेशियो ले लो, जब रेशियो लोगे तो कुछ कट जाएगा क्या, हाँ सर, टी कट जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा। इधर क्या आ गया, क्यू ई एम जी। अब सर दिक्कत क्या आ रही, समझ रहे हो, दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और हमारे पास यहाँ पे नहीं। तो ई का फॉर्मूला इसके कारण क्या होता था, याद है आपको क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है कि नहीं बताओ। तो ये ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप। चलो, आपको विजिबल है, आई होप विजिबल होगा ही। टेन थीटा क्यू ऐसे ही है, ई की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में एम जी। क्लियर, तो यहाँ पे अगर सिग्मा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्यू कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में। बाकी सबके बारे में जिक्र ही नहीं किया है, सिर्फ टेन थीटा और क्यू के बारे में जिक्र किया है। तो मैं टेन थीटा यहाँ फोकस में है और क्यू कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में। तो जो सिग्मा आएगा बेटा आपका, आपको दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा है, हाँ, जो सिग्मा आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा टेन थीटा बाई क्यू। तो ये आपका बेटा आंसर हो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा बाई क्यू। क्लियर, चलो, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या राइट हो रहा है, ऑप्शन नंबर राइट हो रहा है बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हो गया हमारा खत्म सेशन यहाँ पे। अब आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ साथ में लिखते रहना है और इसको रिवाइज करना है, एनसीईआरटी को भी सॉल्व करना है। ठीक है, आपको शेयर सब्सक्राइब करते रहना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी काम करूँ आपके लिए। ठीक है, टेक केयर एंड बाय।